हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। और योर रिक्वायरमेंट, आपकी ही बातें सुनकर मैंने अपनी ईवीएस स्टार्ट की अपने चैनल पर। और ईवीएस के जो ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है वो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट किया था मैम ईवीएस के टॉपिक करवा दो पीआरटी लेवल के लिए। ठीक है, तो इसकी जो इकोलॉजिकल सिस्टम, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपनी वीडियो में करवा दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है इकोलॉजिकल सिस्टम का, इकोलॉजी का। ठीक है, पार्ट 2 है ये वीडियो का, पार्ट 2। ठीक है, टाइप ऑफ इकोलॉजी सिस्टम करेंगे। उसके अलावा इकोलॉजी जो शब्द है, इकोलॉजी सिस्टम शब्द है, उसके टाइप है। ठीक है, आगे जाके जो उत्पादकता है, उसके फंक्शन है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम के फंक्शन है, वो सारा का सारा आपको इसके पार्ट 1 में मिलेगा, इस वीडियो के पार्ट 1 में, डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक मैं दे दूंगी। तो वहाँ से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएंगी कि क्या होता है इकोलॉजिकल सिस्टम। हम आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप ऑफ इकोलॉजी सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ भी किया है थोड़ा सा, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। टाइप ऑफ इकोलॉजी सिस्टम को, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम को टाइप्स में। 1 पारिस्थितिकी तंत्र, यानी आपका फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिस्टम। 2 घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, यानी आपके ग्रास लैंड इकोलॉजिकल सिस्टम। 3 इज परिवर्त्य पारिस्थितिकी तंत्र, यानी माउंटेन इकोलॉजिकल सिस्टम। और लास्ट इज समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, यानी ओशियनिक इकोलॉजिकल सिस्टम। तो 4 टाइप हैं। वैसे देखें ना तो इन 4 टाइप्स में हमारी पूरी अर्थ कवर हो जाती है। वन आ गए, घास आ गए, पर्वत आ गए, समुद्र आ गए, रह क्या गया? सब कुछ तो कवर हो गया। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम टाइप्स देखोगे, 1 घास के मैदान, पर्वतीय और समुद्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें केवल आपके वन इंक्लूड होंगे, यानी हमारी पूरी पृथ्वी पर जो भी वन पाए जाते हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं, चाहे वो कोमल लकड़ी के हो, चाहे कठोर हो, चाहे वो लता हो या बेल हो, वो सारी इसमें इंक्लूड होगी वन पारिस्थितिकी तंत्र को। आगे इसके कुछ सब पार्ट भी हैं, यानी आगे वन पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ भाग भी हैं। ध्यान से सुनना। वृक्षों की समानता, एरिया की समानता, तापमान की समानता और वर्षा की समानता के आधार पर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यानी ऐसा एरिया, अगर मैंने बात की फर्स्ट पार्ट विषुवतीय वन बायोम, यानी यहाँ समान वर्षा पाएगी, एक जैसी वृक्ष पाएंगे, एक जैसा तापमान पाएगा। ठीक है, एरिया भी एक जैसा पाएगा, तो इसीलिए इस पेटी का अलग से नाम है। ये मानसूनी वन बायोम। 3 भूमध्य सागरीय वन बायोम। 4 इज टैगा वन बायोम। सबसे पहले अगर हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी का, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, पूरी पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग वन पारिस्थितिकी तंत्र ने कवर किया हुआ है, यानी हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर वन पारिस्थितिकी तंत्र है, कितने पर? 30%। कितने पर? 30। ठीक है, 30%। फर्स्ट, अब इसके सब पार्ट करते हैं। सबसे पहला है विषुवतीय वन बायोम। अगर हम विषुवतीय वन बायोम, विषुवत रेखा जो है हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को बीचों बीच में से एक रेखा काटती है भाई, वो रेखा कौन सी है? आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी इक्वेटर, जिसे इंग्लिश में भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इसी रेखा का दूसरा नाम है विषुवतीय रेखा। ठीक है, तो जो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ ना, विषुवतीय वन बायोम, ये कौन से हैं? ये आपकी ये वाली बेल्ट है, अर्थ की बिल्कुल सेंटर वाली ये वाली बेल्ट है आपका। 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ। ठीक है, विषुवतीय वन बायोम, विषुवतीय वन बायोम 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ में फैला हुआ है। यहाँ पर आपके अलग अलग वैरायटी के वृक्ष हैं। उसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आपको सबको पता है भूमध्य रेखा, साल में 2 बार सूर्य की किरणें बिल्कुल यहाँ सीधी होती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य बिल्कुल सीधा पड़ता है। इसी वजह से इस वाली पेटी में पूरा साल ऊंचा तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ उच्च तापमान होता है। कैसा होता है? उच्च यानी अधिक तापमान होता है। और ये अधिक तापमान आपका कितना होता है? नियर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर यहाँ अधिक होता है। और वर्षा तापमान अधिक होता है, तो जब तापमान किसी एरिया का अधिक रहता है पूरा दिन, तो वहाँ पर अक्सर दोपहर के बाद वर्षा होती है, काफ़ी मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऊंचा तापमान है और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, इस वाली पेटी में मैं बात कर रही हूँ विषुवतीय वन बायोम की। ठीक है, यहाँ पर ऊंचा तापमान और अधिक वर्षा है, और ये दोनों चीज़ अधिक पाए जाने के कारण यहाँ पर वृक्षों की भी जो वैरायटी है या वृक्ष बहुत अधिक भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इस वाली बेल्ट को ही क्या कहते हैं?
पृथ्वी के फेफड़े या विश्व के फेफड़े के नाम से भी जानी जाती है यही पेटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वृक्ष इसी पेटी में है। विषुवतीय जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर घने वन बने हुए हैं आपके विषुवतीय वन बायोम। हमारी पृथ्वी की अगर बात करें तो 13% एरिया घेरा हुआ है वनों का, 13% जो एरिया है वो इसी पेटी का है, विषुवतीय वन बायोम, जो कि 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ में है। अब यहाँ बात करें तो जो विषुवतीय वन बायोम है, यहाँ पर आपकी प्राथमिक उत्पादकता अधिक पाई जाती है। प्राथमिक उत्पादकता यानी हरे पौधे, ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता यहाँ ज़्यादा पाई जाती है विषुवतीय वन बायोम में, प्राथमिक उत्पादकता। और नियर अबाउट कितनी पाई जाती है? 40% प्राथमिक उत्पादकता यहाँ पाई जाती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अगर ऑप्शन में भूमध्य सागरीय पेटी हो या भूमध्य सागरीय बायोम हो या विषुवतीय वन बायोम हो, आंसर इज सेम, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही एरिया की बात है। तो आपकी सबसे अधिक जैव विविधता, जैव विविधता क्या होती है भाई? जीवों की विविधता यानी वैरायटी, डाइवर्सिटी ऑफ जो जीव होते हैं आपके अलग अलग प्रकार के, आपने देखा होगा ना, अलग अलग प्रकार के भयानक जीव, ठीक है, भयानक भी, कोमल भी, छोटे भी, बड़े भी, यानी वैरायटी। तो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है विषुवतीय वन बायोम। अगर हम एरिया की बात करें, नाम की बात करें, तो इसमें कौन कौन से एरिया पड़ते हैं आपके? देखो, अमेजन वन, जिसे विश्व के फेफड़े भी कहते हैं, वो भी इसी का ही पार्ट है, विषुवतीय वन बायोम का ही पार्ट है अमेजन वन, जो विश्व के फेफड़े के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वी के फेफड़े कह लो, विश्व के फेफड़े कह लो, बोथ आर सेम, ठीक है। नेक्स्ट, कांगो बेसिन, अफ्रीका में है भाई, ये दक्षिण अमेरिका में है आपका, कांगो बेसिन आपका अफ्रीका में है, ठीक है, ये भी इसी में ही पड़ता है। आपका कांगो बेसिन हो गया, अमेजन बेसिन हो गया, इंडो मलेशियन बेसिन, इंडो मलेशियन बेसिन, ठीक है, ये मलेशिया के पास है, इंडो मलेशियन बेसिन, ये तो वर्ल्ड की है, ठीक है। ये तीनों जो बेसिन है, इन बेसिनों में भरपूर मात्रा में जीव, वृक्ष, पेड़ पौधे, बिल्कुल इतने घने वन पाए जाते हैं ना कि कई वन तो इस टाइप के हैं कि वहाँ सूर्य की रोशनी जो लैंड वाले पार्ट को भी नहीं टच करती, यानी अंधेरा छाया रहता है रात दिन। ऐसे भी वन हैं, भयंकर जीव जानवर होते हैं वहाँ, एनाकोंडा जैसे भयानक सांप होते हैं, ठीक है, अमेजन वनों में। कांगो बेसिन, यहाँ पे भी बहुत भयानक सांप होते हैं और अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टाइप के, पता नहीं कितने भयंकर जीव होते हैं। इंडो मलेशियन बेसिन, उसके अलावा इंडिया में बात करें तो भारत में कौन कौन सा पार्ट आएगा? भारत में आपका पश्चिमी घाट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में विषुवतीय वन बायोम निम्न में से किस एरिया में फैला हुआ है? एरिया के नाम देगा वो आपका अलग अलग। तो जैसे ये हमारा इंडिया है ना भाई, तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है, ये है भारत का साउथ इंडिया, पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट, उसके अलावा यहाँ पर लंबाई में कुछ द्वीप हैं भारत के, और उस द्वीप का क्या नाम है? अंडोमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपके भूमध्य सागरीय नहीं, विषुवतीय वन बायोम या भूमध्य रेखीय वन बायोम पाए जाते हैं। उसके अलावा आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में भी, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं ना, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, ये जो 7 सिस्टर है भारत के, मेघालय, इनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य। तो भारत के इन उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी विषुवतीय वन बायोम पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, सर्वाधिक जैव विविधता भी इसी एरिया में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, तो केयरफुल होकर देखना और सारे क्वेश्चन राइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। विषुवतीय वन बायोम 13% एरिया पे फैला हुआ है, 40% प्राकृतिक जो उत्पादकता है यहीं से प्राप्त होती है, जैव विविधता सर्वाधिक यहीं से प्राप्त होती है। आपके अमेजन वन, कांगो बेसिन, इंडो मलेशियन बेसिन, ये सारे इसी विषुवतीय वन बायोम का ही पार्ट है। भारत में अगर बात करें, भारत का पश्चिमी घाट, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह और भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, 7 सिस्टर जो स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, वो भी आपका विषुवतीय वन बायोम के ही टाइप हैं। अब इसके बाद इसमें हम कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वन आते हैं। अगर अब इसमें देखें तो इसमें कौन कौन से वन आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि विषुवतीय वन बायोम में कौन कौन से वन आते हैं। तो आपका महोगनी, ऐसे ही वन पाएंगे जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे, ठीक है। महोगनी, रोजवुड, आबनूस, ये वनों के नाम याद रख लेना अच्छी तरह, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है निम्न में से कौन सा वन विषुवतीय वन है, ठीक है। तो महोगनी, रोजवुड, आबनूस, रबड़ से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और सिनकोना, ठीक है, सिनकोना और नारियल भी आपका इसी में आता है, नारियल और ताड़,
ताड़ और नारियल। ठीक है, ये सारे वृक्षों के नेम हैं और ये सारे के सारे विषुवतीय वन बायोम वाले वृक्ष हैं। महोगनी, रोजवुड, आबनूस, रबड़, सिनकोना, ताड़ और नारियल। उसके अलावा लताएं भी पाई जाती है। लता तो समझते होगे ना, बेल टाइप, पर वो भयंकर बेल टाइप होती है ये, अगर इसमें पैर फंस जाए तो निकल नहीं सकते आप, ऐसी लताएं होती हैं। लताओं के नाम लिखो, ईपीफाइट और लियाना, दो फेमस लताएं हैं, ईपीफाइट और लियाना। ये दोनों क्या हैं? लताएं हैं, यानी बेल हैं, जो आप अपने घरों में भी लगाते हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही भयंकर होती हैं। तो ये था आपका विषुवतीय वन बायोम। डिटेल में इसलिए करवाया ये क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मानसूनी वन बायोम। जो मानसूनी वन बायोम है, इनमें आपके कैसे वृक्ष मिलते हैं? पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं, पर्णपाती वन मिलते हैं। क्यों भाई? ये छठे से 8वें सप्ताह में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखो, प्रण यानी पत्ती, पर्णपाती यानी गिरा दी, तो अब छठे से 8वें सप्ताह तक ये अपनी क्या करते हैं? पत्तियां गिरा देते हैं ये वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष। मानसूनी वन में पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं। और ऐसा ये क्यों होता है भाई? क्योंकि वर्षा की सीमितता, यानी इनको अधिक वर्षा नहीं मिलती। यहाँ पर जो वर्षा नियर अबाउट 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, मानसूनी वन बायोमों में 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 100 से 200 के बीच में लगा लो, पर उसमें 200 से अधिक थी। वर्षा की सीमितता और मौसमी परिवर्तनों के कारण, यानी आपकी गर्मी आ गई, गर्मी आते ही ये अपनी पत्तियां गिराना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मानसून आ गया तो इनमें नई कोपल फूटती हैं, फिर ये हरे भरे हो जाते हैं। सर्दियों में ये फिर सूखे सूखे होने लगते हैं और फिर पत्तियां गिरा देते हैं पतझड़ में। ठीक है, तो ये मानसूनी वन बायोम इस तरह के वन होते हैं आपके। इनमें अगर हम बात करें, जो सर्दियों की ऋतु आती है उसके अंत तक ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि सर्दियों की ऋतु के अंत में ही आपके पतझड़ ऋतु आती है जिसमें ये पत्तियां गिराते हैं। फिर हमारा मौसम अच्छा होने लगता है, हल्की गर्मी होने लगती है। एशिया के मानसूनी प्रदेशों, किस किस एरिया में ये वन पाए जाते हैं मानसून वाले? तो जो एशिया है, एशिया जो महाद्वीप है, इसके जो मानसून वाले एरिया हैं, जिसमें हमारा भारत भी पूरा का पूरा आता है, तो मानसून प्रदेशों में। उसके अलावा ब्राज़ील में मानसून प्रदेशों में, ब्राज़ील में, मध्य अमेरिका, भाई उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन दोनों के बीच में है मध्य अमेरिका। ठीक है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में ही पाए जाते हैं मानसूनी वन। ठीक है, मानसूनी प्रदेशों यानी हमारा इंडिया आ गया है। एक केरल में 1 जून को इंडिया में मानसून का प्रवेश हो जाता है और फिर पूरा रहकर सितंबर मध्य तक और अक्टूबर मध्य तक वापस लौटना स्टार्ट कर देता है, और सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा करता करता मानसून चला जाता है। ठीक है, तो भारत, ब्राज़ील, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये वो एरिया हैं जहाँ पर मानसूनी वन बायोम आपके पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, इनकी लकड़ियाँ बड़ी कोमल होती हैं मानसूनी वन बायोम की। ठीक है, इनमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप टिक करोगे विषुवतीय वन बायोम को। सेकंड अगर पूछे, सेकंड जैव विविधता, सेकंड नंबर पर अगर जैव विविधता की बात की जाए तो मानसूनी वन बायोम में पाई जाती है। ठीक है, मानसूनी वन बायोम में दूसरे नंबर की जैव विविधता पाई जाती है। फर्स्ट नंबर है विषुवतीय वन बायोम का। ओके, अगर यहाँ वृक्षों की बात करें तो यहाँ के अधिकतर वनों के नाम आपने सुन रखे हैं, वृक्षों के नाम, जैसे भैया आपका सागवान, शीशम, जो यहाँ हमारे यहाँ हम देखते भी हैं, सागवान, शीशम, बांस, आपका नीम, पीपल, अरे वही सारे वृक्ष आएंगे इसमें जो हम यहाँ देखते भी हैं। ठीक है, इंडिया में अगर आप इंडिया के उत्तर वाले पार्ट से रिलेट करते हो तो आप ये सारे वृक्ष आपने देखे हुए होते हैं। ठीक है, तो मानसूनी वन में वही सारे वृक्ष आएंगे जो हमारे आसपास हैं। ठीक है, और सर्वाधिक जैव विविधता दूसरे नंबर की इसमें ही पाई जाती है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। थर्ड नंबर पर आता है हमारा भूमध्य सागरीय वन बायोम। भूमध्य सागरीय वन बायोम की बात करें, देखो नाम से कुछ पजल मत होना, ये आपका भूमध्य सागरीय है और इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखीय यानी रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखीय है, ये भूमध्य सागरीय है। अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं के बीच, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो पेटी होती है, उत्तरी अक्षांश पेटी में भूमध्य सागरीय वन बायोम पाए जाते हैं। अगर हम, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और यहाँ पर आपकी 30 डिग्री से 45 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, तो इस पेटी में पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन बायोम। और ये भूमध्य सागरीय नाम क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक
सागर है उसका नाम है भूमध्य सागर। ठीक है, ये भूमध्य रेखा पर नहीं है, कहीं ये सोचो कि भूमध्य रेखा पर है तो भूमध्य सागर नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो भूमध्य सागर यहाँ एक सागर है, उसी के नाम पर भूमध्य सागर वन बायोम इसे कहते हैं। अब भूमध्य सागर वन बायोम की बात करें तो यहाँ पर है ना, इस सागर में चक्रवात बहुत आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी सर्दियों में यहाँ भरपूर वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, सर्दियों में तो यहाँ वर्षा होती है, सर्दी में तो वर्षा होती है, बट गर्मी में यहाँ कोई वर्षा नहीं होती, गर्मी में वर्षा नहीं होती, समझ रहे हो। सर्दी में वर्षा होती है, किसके कारण होती है? चक्रवातों के कारण होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं सर्दियों में, उनकी वजह से होती है यहाँ पर वर्षा। गर्मियों का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे सूखा रहता है। इससे क्या होता है, यहाँ की जो वनस्पति है इसकी पत्तियाँ बड़ी मोटी है, वनस्पतियाँ यानी जो पेड़ है उनकी पत्तियाँ मोटी हैं, और उनका जो तना है, तने की जो छाल होती है ना, यानी जो छिलका बोलते हैं जिसे हम, पेड़ का छिलका ऊपर का, वो भी काफ़ी कठोर होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तने की छाल मोटी होती है और कठोर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार कि किस प्रकार के वनों की जो पत्तियाँ हैं वो मोटी होती है और तने की छाल कठोर होती है, तो वो कौन से वन है आपके? भूमध्य सागर वन बायोम। और ये आपको डिग्री में भी पता होनी चाहिए, और इसका भी 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ, ये आपको अक्षांश जरूर पता होने चाहिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर वृक्षों की बात करें, भूमध्य सागर वनों की बात करें, तो आपका कौन कौन से वन आते हैं इसके अंतर्गत? ओक, बर्च। भूमध्य सागरों में कौन कौन से वन आते हैं? ओक वन, बर्च, चेस्टनट। ये आपको ना सारे के सारे वृक्षों के नाम ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, कार्कवुड, वालनट, कार्कवुड, वालनट, ये सारे के सारे वृक्ष भूमध्य सागरीय वन बायोम में सम्मिलित किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ खुशबूदार झाड़ियाँ भी मिलती हैं जो अपनी वैरायटी के लिए काफ़ी फेमस हैं, और अलग अलग महाद्वीपों में उनके अलग अलग नेम है, पर वो बहुत डीपली होती हैं, उनका इतना कुछ आपके में नहीं आता। ठीक है, वो ज़्यादा ही हाई लेवल हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये एक क्वेश्चन और आपको पता होनी चाहिए, जो ये भूमध्य सागरीय वन बायोम है ये सिट्रस फलों के लिए काफ़ी फेमस है भाई। सिट्रस फलों के लिए काफ़ी फेमस है। सिट्रस फलों यानी खट्टे फलों के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे हुआ आपका नींबू, नारंगी, आपका शहतूत, अंगूर, संतरा। ठीक है, तो इस तरह के जो फल होते हैं सिट्रस फल कहते हैं इन्हें, खट्टे फल होते हैं जो, और इन्हीं के लिए फेमस है ये भूमध्य सागरीय वन बायोम। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इससे बहुत आता है, सिट्रस फल निम्नलिखित में से किस वन बायोम में पाए जाते हैं? तो सिट्रस फल आपके भूमध्य सागरीय वन बायोम में पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी मात्रा में रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़ियाएँ भी पाई जाती है, तो ये भी याद रखना, रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़ियाएँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, चिड़ियाओं के लिए भी फेमस हैं जो कि रंग बिरंगी और छोटी छोटी हैं। ये काफ़ी डीपली करा रही हूँ मैं आपको बहुत, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक भी क्वेश्चन ना छूटे और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने हैं, कुछ अलग से नहीं होना, यही क्वेश्चन बनेंगे आपके। सीधा पूछ लेगा विषुवतीय वन बायोम का जो अक्षांश है कितने से कितने अक्षांश तक है। भूमध्य सागरीय का अक्षांश पूछ ले। सिट्रस फलों के लिए कौन सा फेमस है? ठीक है, किन वनों की लकड़ियाँ कोमल होती हैं? मानसूनी वनों की। किन की ज़्यादा कठोर होती है? विषुवतीय वन बायोम की। एग्जाम में यही क्वेश्चन से बनने हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा टैगा वन यानी पर्वतीय वन यानी टैगा वन किसे कहते हैं? पर्वतीय। जियो में जो एरिया बर्फ से ढका रहता है ना उसको कहते हैं टैगा। ठीक है, जियो में जो एरिया, ज्योग्राफी की बात करें तो जो एरिया बर्फ से ढका रहता है ना सारा साल, ऐसे एरिया को टैगा वनों के नाम से जाना जाता है या टैगा प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। तो टैगा वन बायोम यानी पर्वतीय वन। अगर अक्षांश की बात करें 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उस के बीच पाई जाती है ये आपके टैगा वन बायोम। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये ज़्यादा पाई जाती हैं। सेम वही आपकी पृथ्वी है 0 डिग्री है, ये वाला है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर जो 50 से 70 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है यहाँ पर ये पेटी है टैगा वन बायोम, और उत्तरी गोलार्ध में ही इसका ज़्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में कम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें लिथुआना, लाटविया, अगर एक पट्टी की बात करें यहाँ पर भाई सिंपल सी बात है, ज़्यादा डीपली नहीं घुसना में, जो शंकुधारी वृक्ष हैं आपने देखे भी होंगे ना पहाड़ों पर या ठंडे इलाकों में इस तरह के वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं, इनको क्या कहते हैं? शंकुधारी वृक्ष। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं यहाँ पर ज़्यादा टैगा वन बायोम में। इनकी लकड़ियाँ भी ज़्यादा कठोर नहीं होती, कोमल ही होती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और भी वृक्ष मिलते हैं, चीड़, देवदार, फर, लिख देती हूँ मैं, चीड़, देवदार,
फर, प्राइन, और उसके अलावा अगर हम बात करें हेमलॉक, स्प्रूस, लार्च, हेमलॉक, स्प्रूस, लार्च, ये वृक्षों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि चीड़, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है चीड़, देवदार किस टाइप के वन है, ऑप्शन में आपको टैगा वन मिलेगा। ठीक है, एक तरह से पूरा टॉपिक है ये जियो में अलग वनों का, वो करवा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इन वृक्षों की यहाँ पर अधिकता होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो वृक्ष होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो मोटी होती हैं और सुई की तरह नुकीली भी होती हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, और अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के, ये बायोम विश्व के वन क्षेत्रों का सबसे अधिक एरिया घेरे हुए हैं। सिंपल सी बात है भाई, जैव विविधता सबसे अधिक यहाँ पर पाई जाती है, बट अगर हम बात करें हमारे विश्व का यानी पृथ्वी का सबसे अधिक एरिया क्षेत्रफल पर, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर इसी प्रकार के वन है, पर बहुत कम है ना। आप देखते हो ना बर्फ में कितने के वन होते हैं, बहुत कम है ये वन, टैगा वन। तो विश्व के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर टैगा वन ही फैले हुए हैं। ठीक है, और इस बायोम में जो लोमड़ी हो गए, समूरधारी, इस तरह के जंगली जानवर भी काफ़ी पाए जाते हैं और आर्थिक महत्व भी इनका सर्वाधिक है। तो ये थे आपका फर्स्ट वन पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें हमने विषुवतीय वन बायोम डिटेल में पढ़ा, फिर उसके बाद मानसूनी वन डिटेल में पढ़ा, फिर भूमध्य सागरीय वन बायोम डिटेल में पढ़ा, फिर टैगा वन बायोम ये भी डिटेल में पढ़ लिया। यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका वन पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है हमारा घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। पूरी पृथ्वी के यानी हमारी पूरी पृथ्वी के 19% वाला जो एरिया है वो घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कवर अप किया गया है। इस जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है घास के मैदान को, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन इस घास के मैदान से ही देखने को मिलते हैं। अभी कर लोगे ना तब बताऊंगी। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये दोनों क्या है, टाइप हैं घास के मैदान की जलवायु के आधार पर। बात करें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी यहाँ पर क्या होगी, कम वर्षा। उष्ण यानी, उष्ण का मीनिंग क्या होता है भाई, गर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, कम वर्षा वाली भूमि है ये। ठीक है, और तापमान भी अच्छा खासा है। तो ऐसे घास के मैदानों की हम बात करने वाले हैं जहाँ पर कम वर्षा और तापमान भी बिल्कुल ठीक है, वर्षा की मात्रा कम है। यहाँ पर पेड़ है ना अधिक विकसित नहीं हो पाते। सिंपल सी बात है भाई, उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो विकसित कैसे होंगे ना। ठीक है ना, विकसित नहीं हो पाएंगे, तो पेड़ों को अधिक पानी नहीं मिल पाता। और यहाँ पर सवाना बायोम, यहाँ पर जो है सवाना जो बायोम है, ये याद रखना, सवाना बायोम वनों का विस्तार, सवाना बायोम का विस्तार है, ये याद रखना, सवाना। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो उनको बोलते हैं सवाना वन। ठीक है, उनका भी विस्तार है इस वाली उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के पास। तो सवाना वन बायोम है, उनका भी विस्तार है। ये पाए कहाँ जाते हैं उष्ण कटिबंधीय, ये आपके ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में। उसके अलावा अगर हम बात करें वेनेजुएला में, ये सारे नाम याद रखने होंगे क्योंकि अलग अलग नाम हैं अलग अलग कंट्री में इनके। ब्राजील में, वेनेजुएला में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ब्राजील में, वेनेजुएला में, ऑस्ट्रेलिया में। ब्राजील में इन्हें कैंपोस के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, ऐसे ही आएगा कि ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, कैंपोस। किस नाम से, कैंपोस। वेनेजुएला में इन्हें लानोस के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को लानोस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में इन्हें पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इन्हें पार्कलैंड कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। भारत में कोई पर्टिकुलर इनका नाम नहीं है भाई, बस भारत में ही उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, इतना याद रखना। ब्राजील में कैंपोस, वेनेजुएला में लानोस और दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड, ये क्या है आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम। अगर हम बात करें तो इस बायोम में आपका हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, ये भैंसा और हिरन, जैबरा, सिंह, चीता, तेंदुआ, घड़ियाल, एमरू, शुतुरमुर्ग, नॉर्मली हिरन वीरन सारे जानवर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, यह प्रदेश बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, ये याद रखना। ये वाला जो एरिया है, यह प्रदेश शिकारों की, बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से फेमस है, ये याद रखना।
ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस वाले पार्ट से बनेंगे आपकी। वेनेजुएला में किस नाम से, वेनेजुएला, और ब्राजील में किस नाम से, दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से। ये थे आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। नेक्स्ट हमारे आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब देखो उष्ण यानी हमने गर्मी वाले पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे सर्दी वाले एरिया में। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण यानी भाई थोड़ी सर्दी थोड़ी गर्मी, ठीक है, यानी बढ़िया वाला मौसम। शीतोष्ण, शीतोष्ण अगर घास के मैदानों की बात करें ना, तो दो घास के मैदान इसमें बिल्कुल फेमस हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं। एक तो है आपका प्रेरी और एक है आपका स्टेपी। स्टेपीज कह लो या स्टेपी कह लो। ये प्रेरी वाला पाया जाता है भैया आपका उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी जो घास के मैदान हैं वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, और स्टेपी वाला पाया जाता है यूरोप में, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका में, ये यूरोप में। अगर हम बात करें जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये जो स्टेपी वाला पार्ट है ये पाया जाता है आपका स्टेपी और प्रेरी। स्टेपी वाली जो स्टेपी घास है ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क यानी पूरी तरह सूखा नहीं, वर्षा होती है पर थोड़ी बहुत, ठीक है। और जो प्रेरी वाला है ये आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। आर्द्र क्षेत्र यानी भरपूर वर्षा होती है भाई, ठीक है। इस वाले एरिया में भरपूर वर्षा, इसमें कम। अब ये जो स्टेपेज घास है ये केवल 10 से 20 सेंटीमीटर ही लंबी हो पाती है, ठीक है। 10 से 20 सेंटीमीटर यानी इतनी हो गई, 10 से 20 सेंटीमीटर ही लंबी हो पाती है। बट अगर हम बात की प्रेरी घास की तो इसमें पानी भरपूर मिल रहा है, तो ये 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। कई बार एग्जाम में दोनों की तुलना करके क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए करवा रही हूँ। स्टेपीज अर्ध शुष्क 10 से 20 सेंटीमीटर, प्रेरी अर्ध क्षेत्रों में 45 से 60 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। अब इनकी बात करें, इसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, यूरोप में स्टेपीज, उसके अलावा काफ़ी और नाम हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाई जाती हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डाउन्स के नाम से जानते हैं, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका, देखो अगर आपसे दक्षिण अमेरिका में पूछें तो दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जानते हैं। दक्षिण अमेरिका क्या है? महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका में भी एक अर्जेक्ट कंट्री है भाई, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में भी इसे पंपास के नाम से जाना जाता है। ये पंपास वाला एरिया अर्जेंटीना कंट्री में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का नाम है। जैसे आपका भारत देश है और एशिया क्या है? महाद्वीप है। और एशिया में ही तो आता है ना हमारा भारत। इसी तरह दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, और वहां पर इसे पंपास के नाम से जानते हैं। किसे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, आपका उत्तरी अमेरिका में इसको प्रेरी, और यूरोप में स्टेपीज के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वेल्स के नाम से जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये थे आपके घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय पूरा डिटेल से पढ़ाया है। और ये वाला जो पोर्शन है ना भाई, लिखवा के ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में यहाँ से है ना आपको 1 से 2 क्वेश्चन, और ये पूरा का पूरा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल 100% कह रही हूँ। 3 क्वेश्चन मैं लिखवा के ले लो मुझसे, इस वाले टॉपिक से आपके आएंगे ही आएंगे, अगर आप PRT लेवल के लिए EVS का एग्जाम देने जा रहे हो तो। उसके अलावा अगर आप TGT वाला दे रहे हो ना, तब भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, और PGT वाला दे रहे हो तब भी आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से करना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये हमारा ये घास पारिस्थितिकी तंत्र कंप्लीट हो गया, ग्रास वाला। नेक्स्ट आता है पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसको आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार, मैदान की बात करें तो आपका जो पर्वत है यहाँ पर 27% एरिया इसका घेरे हुए है पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का। पठार यानी 18 और मैदान 55। अब ये तीनों होते क्या है? देखो पर्वत क्या होते हैं भाई, आपकी जो जिसका आधार यानी जिसका बेस ठीक हो, और ऊंचाई हाइट अगर बात करें, ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, वो होते हैं आपके पर्वत। ठीक है, वो क्या होते हैं? पर्वत। पठार की बात करें, पठार क्या होते हैं? बेस बिल्कुल ठीक होगा यानी विस्तृत यानी फैला हुआ होगा, बट अगर इसका ढलान बात करें, ढलान बिल्कुल खड़े होंगे, ऊपर से चोटी ना होकर ये समतल होता है। यानी इसमें तो क्या होगी, हमारी ऊपर चोटी होगी ये पर्वत में, और पठार में क्या होती है, ऊपर से ही बिल्कुल समतल होता है। ये 600 से 700 मीटर के बीच होता है भाई, इसकी हाइट की बात करें, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे पठार। और मैदान तो आप सबको पता है, बिल्कुल समतल वाला एरिया जो कृषि के लिए भी बिल्कुल बेस्ट माना जाता है। जैसे भारत
भारत में उत्तरी विशाल मैदान, ठीक है, भारत का, जिसे गंगा और सतलुज का मैदान के नाम से भी जानते हैं। तो पर्वत 27% एरिया घेरे हुए हैं, पठार 18% मैदान 55% एरिया कवर अप किए हुए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम जीव जंतु पेड़ पौधों की बात करें तो संबंधी इसमें केवल क्या थोड़ी बहुत ही विशेषताएं हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर समतल भूमि की, जो समतल वाले भूमि है उसकी बहुत कमी है, और जिस कारण से कृषि कार्यों के लिए पर्वतों पर, इस वाले पार्ट में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त सुविधा नहीं होती। कृषि का काम नहीं कर सकते भाई हम पर्वतों पर, आपको सबको पता है, बस सीढ़ी नुमा खेत बनाकर एक आधी फसलें तो उगा सकते हैं, जैसे आपका चाय का पौधा हो गया, बाकी पर पर्वतीय इलाकों में कृषि अच्छी तरह से नहीं हो पाती। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर आवागमन में भी असुविधा होती है। लोग पर्वतीय वाले इलाकों में रहना कम पसंद करते हैं। आवागमन यानी परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और दुर्गम इलाके होते हैं, दुर्गम स्थान होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं, और उसके अलावा जो पर्वतीय वाले इलाके हैं मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, वहाँ पर ठंड भी अधिक होती है, लोग ऐसे एरिया पर कम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की केवल यही विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है हमारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है ये आपका सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर हम बात करें सारे पारिस्थितिकी तंत्रों में, वन, घास के मैदान, पर्वतीय और समुद्री, तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है पृथ्वी का, विश्व का, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। और स्थल के विपरीत, जैसे हमारा एरिया एक जैसा नहीं है, पर समुद्रों में, महासागरों में बहुत समानता पाई जाती है, जीवों में भी और जीवों के रहने के तरीकों में भी। यहाँ पर ज्वार भाटे आते रहते हैं भाई। ज्वार भाटे, जब समुद्र का जल दिन में एक बार ऊंचा उठता है और एक बार नीचे की ओर धकेला जाता है, तो इसे जो ऊंचा उठता है उसे ज्वार, और नीचे जब धंसता है उसे भाटा कहते हैं। ठीक है ना, तो ज्वार भाटे यहाँ आते रहते हैं, और ज्वार भाटे के कारण जल में गतिशीलता बनी रहती है, यानी जल मूवमेंट करता रहता है, सागरों का जल, समुद्रों का जल। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके रेतीले भागों में, जो समुद्र है उसका जो किनारे वाला पार्ट होता है रेतीले भागों, वहाँ सबको पता है बिलकारी जीव, जैसे आपका सांप हो गया, बिल बना के रहते हैं, और सिप्पी होगी, केकड़े हो गए, घोगे हो गए, ये सारे जीव रहते हैं रेतीले भाग में। सिप्पी, केकड़े, घोगे और बिलकारी सांप, जो कि बिल बना के रहते हैं, ऐसे सांप, ये समुद्र के रेतीले जल में रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, एक होता है महाद्वीपीय निगमन तट। देखो कोई भी ये समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, ये वाला इसका किनारा हो गया, और ये वाला जो तट हो गया, ये वाला तट, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय निगमन तट। क्या कहते हैं इसे? महाद्वीपीय निगमन तट, महाद्वीपीय निगमन तट के नाम से जाना जाता है। इस तट पर, यानी यहाँ पर भरपूर मात्रा में आपके जीव जंतु जो कि समुद्र के अंदर रहते हैं वो पूरे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वार नदमुख सहित अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में समुद्र की 50% उत्पादकता इस वाले पार्ट में ही पाई जाती है। 50% उत्पादकता यहीं पाई जाती है। और क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर है ना, जो जीव है उनको जो सौर ऊर्जा है, यहाँ के जीवों को सौर ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती है, सीधी मिलती है, ज़्यादा डीपली नहीं है, ये ऊपर ही है। तो सौर ऊर्जा यहाँ पर समुद्री जीवों को भरपूर मात्रा में मिलती है, इसीलिए वो जीव यहीं पर रहते हैं, यहीं पर प्रजनन करते हैं, और यहीं पर उनकी संख्या ज़्यादा है। अब इससे ज़्यादा गहराई पर जाओगे ना तो उन जीवों की संख्या घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनको सौर ऊर्जा नहीं मिल पाती, सूर्य की रोशनी। महासागर तो आपके बहुत गहरे हैं ना, महासागर का सबसे गहरा गड्ढा 11,033 मीटर। ठीक है, इस गड्ढे का नाम है भाई मेरियाना गर्त, बहुत गहरा गड्ढा है। आपकी माउंट एवरेस्ट को, पूरी माउंट एवरेस्ट अगर इसके अंदर डुबा देना तो 3 किलोमीटर फिर भी बच जाएगा। ठीक है, तो इतना गहरा गड्ढा है ये। तो महासागर तो बहुत गहरे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा जीव है महाद्वीपीय निगमन तट पर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सौर ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती रहती है। और अगर हम बात करें संसार के सबसे ज़्यादा समृद्ध मत्स्य क्षेत्र, सबसे ज़्यादा समृद्ध यानी भरपूर, मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य यानी मछली क्षेत्र, वो भी आपके महाद्वीपीय निगमन तट इस वाली ही पेटी में पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व के सबसे ज़्यादा समृद्ध मत्स्य क्षेत्र। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आपका महाद्वीपीय निगमन तट के बाद खुला समुद्र आ जाता है। बिल्कुल वहाँ पर ना तो सूर्य की रोशनी हल्की फुल्की पहुँचेगी, प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई पोषक तत्व नहीं मिलता, इसलिए काफ़ी जीव वहाँ उत्पादकता काफ़ी कम होती है, या ना के बराबर ही लगा लो। तो यहाँ पर जो
महाद्वीप निमग्न तट है, इसके नीचे जो खुला समुद्र है वहाँ पर उत्पादकता बहुत ही कम होती है। उसके बाद आपका केवल जैव समुद्र ही बचता है, जैव मरुस्थल के नाम से जाना जाता है नीचे वाला पार्ट, जो कि बिल्कुल गहराई में है, जहाँ पर ना सूर्य ऊर्जा है ना कुछ है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव पादप पर्वलक से लेकर आपकी शार्क और व्हेल, जो बड़े बड़े जीव है ना वो गहराई में मिलते हैं। जैसे आपकी व्हेल हो गई, शार्क हो गई, ये जो विशालकाय मछलियाँ होती है ना बहुत बड़ी बड़ी, जो जिनका व्यापार भी होता है, व्हेल, शार्क, इस तरह की बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े जीव, भयंकर जीव वो मिलते हैं समुद्र के ज़्यादा गहराई पर। ठीक है, वो इन छोटे जीवों को आके खा के फिर गहराई में चले जाते हैं। ठीक है, शार्क जैसे जीव, व्हेल जैसे जीव, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। आप सबको पता है शार्क और व्हेल बहुत ही कम मात्रा में हैं और बिखरे हुए मिलते हैं, और भोजन के स्रोत भी इनके काफ़ी दूर दूर पाए जाते हैं। और ये बड़ी मछलियाँ तैरना भी काफ़ी तेज़ी से जानती हैं, जिससे ये महासागरों में भोजन की तलाश में दूर दूर जाने में समर्थ हैं। मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल गहराई में रहती है, बट इस वाले एरिया में आते हैं, फटाफट अपना भोजन करती है और चली जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। तो कंप्लीटली आपकी पारिस्थितिकी तंत्र के टाइप कंप्लीट हो गए हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र जो हमें 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, विषुवतीय वन बायोम, सेकंड था मानसूनी वन बायोम, थर्ड इज भूमध्य सागरीय वन बायोम, और फोर्थ इज लास्ट आपका टैगा वन बायोम। वो हमने पूरे डिटेल में पढ़े। फिर हमने घास के मैदान पढ़े, इसमें हमने 2 टाइप किए, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। फिर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम, ये आपको उंगलियों पर टिप्स पर होने चाहिए। थर्ड इज पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ा, और पर्वत की जो दुर्गम स्थान है उनके बारे में हमने थोड़ा सा रीड किया। लास्ट इज समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें हमने महाद्वीपीय निमग्न तट के बारे में पढ़ा, खुले समुद्र के बारे में पढ़ा, किनारे पर जो जीव रहते हैं उनके बारे में पढ़ा, और एंड में लास्ट में बिल्कुल गहराई में जो जीव रहते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है टाइप ऑफ इकोलॉजी सिस्टम। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी लगी हो वीडियो, और लाइक आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और अगर अच्छी लगी हो तभी लाइक करना भाई, ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। बट अगर अच्छी लगी है तो ईमानदारी से लाइक कर देना, और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि और जो EVS वाले बच्चे हैं वो भी जुड़ सके हमारे साथ, और वो भी अपने टॉपिक कंप्लीट कर सके। क्योंकि आप सबको पता है एचटेट बहुत ही क्लोज है, निकट आ गया हमारे, 10 दिन बिल बचे हुए हैं। तो इसमें आपको मेन टॉपिक मैं इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपका EVS वाला पोर्शन कवरअप हो जाए, और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम में क्रैक कर सको आप उनको ईजिली। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक तैयारी करो, पढ़ाई करो मन लगाकर, और एचटेट क्लियर करो। मेरी वीडियो के साथ जुड़ोगे तो हो ही जाएगा एचटेट क्लियर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।